अजीत पुरोहित है हमारे एक दर्शक जबलपुर से, उन्होंने ये पूछा है कि मजहबों पर सांप्रदायिक सोच का ठप्पा लगता रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब आज वो जानना चाहते हैं। नाइश, आप जवाब देंगी? देखिए, मजहबों पे जो सांप्रदायिक सोच का ठप्पा लगता रहा है तो वो खाली मुस्लिम पे नहीं, हिंदू लोग भी हैं, ईसाई लोग भी हैं, कोई कन्वर्जन का ठप्पा लगाता है, तरह तरह की बातें होती हैं। मैं सोचती हूँ कि धर्मांधता गलत है। अगर हम धर्मांध हो जाएंगे तो जाहिर है कि हम एक लाइन खींचते हैं कि मैं बेहतर हूँ अगले धर्म वाले से। तो मुझे लगता है इतना धर्मांध नहीं होना चाहिए कि हमें एक लाइन खिंच जाए और हम अलग अलग हो जाएं। तो ये इल्ज़ाम लगाना एक बात है, लेकिन हमारे समाज में उसकी प्रैक्टिस ना हो, ये मैं सोचती हूँ ये एक अच्छी बात होगी कि इतनी धर्मांधता की प्रैक्टिस ना हो कि जिससे हम दो साथी, एक पड़ोसी, एक हिंदू है मुसलमान, वो अलग हो जाए। तो फिर ये मेरे लिए महत्व की बात क्यों नहीं समझ में आती है नाइश हसन? जो चीजें जोड़ती है, जन गण मन, वंदे मातरम, वतन से मोहब्बत, ये कुछ चीजें जो हमें जोड़ती हैं, वो लोग जो इसकी हमेशा हमेशा मुखालिफत करते हैं, उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? और जीतू पटवारी साहब, इसीलिए फिर हम ये सवाल करते रह जाते हैं कि हम सिर्फ नेगेटिविटी पर क्यों चर्चा करते हैं। सबसे ज्यादा अगर मुखालिफत होती है तो वो एक पॉइंट से शुरू होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है, वो ना हो तो फिर दूसरे मुद्दों पर चर्चा हो जाएगी। नहीं, देखिए रेबेका, इसके जवाब ये है कि वंदे मातरम गाने से, राष्ट्रगान गाने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता है। ये हम देश में हैं, हम बचपन से गा रहे हैं, लेकिन जब हमें डंडे मार के गवाया जाएगा तो उसका विरोध होगा। मैं सोचती हूँ ये नहीं, नाइश, आप कैसी बातें करती हैं? मैं आप चाहें तो मैं वो विजुअल दिखा सकती हूँ। डंडे मार के नहीं गवाया जा रहा है, जो गा रहा है मौलवी, उसको डंडे मारे जा रहे हैं। ये मदरसे की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, ये उसकी कम अकली है। ये सब वहाँ की सारी टीचर्स जो हैं वो मौलाना साहब पर डंडे बरसा रही है कि आप क्यों गा रहे हैं ये देशभक्ति का गाना। डॉक्टर पात्रा, जल्दी से अपनी बात रखिए। ये उन लोग की कम अकली है, ये उन लोग की कम अकली है, उस पर चर्चा होना जायज है और वाजिब है। डॉक्टर पात्रा, आप अपनी बात कहें उससे पहले मुझे एक बात यहाँ पर आपसे पूछनी है। स्वराज श्रीवास्तव हैं, वो लिख रहे हैं गोरखपुर यूपी से, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी कम पड़ गए थे जो अब जीवित लोगों की जीवनी पढ़ाई जाएगी? जब शिवराज सिंह चौहान, और इसका जवाब मुझे लगता है मुझे इमादुद्दीन साहब से भी पूछना चाहिए, लेकिन ग्रीन सिग्नल और जो स्टैंप है वो तो आप लोगों ने दिया, आपकी सरकार ने दिया। उत्तर दूंगा। हाँ डॉक्टर पात्रा, मैं इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, हाँ आप भी दे दीजिएगा साहब। हाँ डॉक्टर पात्रा दीजिए, मैं भी दे देता हूँ। देखिए, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, देश के देश के राष्ट्रपति हों चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हों, इनके विषय में किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला, चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़ता हो, चाहे मदरसा में पढ़ता हो, चाहे वो साधारण स्कूल में पढ़ता हो, इन सबको जानना चाहिए कि देश का राष्ट्रपति कौन है, देश का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है। इनके विषय में पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ बहुत अक्लमंद लोग बैठे हैं, हम लोगों को इसको बड़े फैक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करके और डिस्कस करना चाहिए। आप देखिए, मदरसे को लेकर अभी मौलाना साहब ने कहा हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में, लिटरेसी के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक कहा रही साहिबा ने कि मात्र 4% मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं, मगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट जब 2006 में आई, उन्होंने एक कंपैरेटिव डाटा रखा था कि लिटरेसी रेट जो मुसलमानों में है वो 41.27% है कंपेयर टू नेशनल एवरेज जो कि 63.07% है। मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनकी लिटरेसी रेट पूरे हिंदुस्तान में 21.66% है, नेशनल एवरेज नॉन मुस्लिम में 40.54% है। तो कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन करना अनिवार्य है। देखिए, मदरसे में एक परसेप्शन बना है, वो परसेप्शन किस लिए बना है, मुझे लगता है मौलानाओं का इसका उत्तर देना चाहिए। मदरसे से बहुत अच्छे लोग भी निकले हैं और हमारे बोल दिया था, मेरे डिबेट के दो हिस्से हैं, इन दोनों को मर्ज और मिक्स ना किया जाए। मेरा एक बहुत सिंपल सा आपसे सवाल था, वो सवाल जो मेरे दर्शक ने भी आपसे पूछा है कि आप वतन से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल फिगर्स को ले आना क्या बताता है? ये कोई प्रोपेगेंडा, कोई एजेंडा तो नहीं है? इसका जवाब मैं आपसे लूं, क्योंकि अब ये आइडिया जो है वो सैयद इमादुद्दीन साहब ने ही रखा है, तो उनसे पूछ लेते हैं। हाँ सैयद साहब, क्या वजह है?
इतना बढ़िया आइडिया है, वो बैकफायर तब कर जाता है जब आप इसको पॉलिटिसाइज कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ रुधिका जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जब स्कूल में तालीम हासिल की होगी तो क्या आपको उस ज़माने में अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ाया नहीं गया था? क्या आपको ये नहीं बताया गया था कि आप किस सूबे में रहते हैं, वहाँ का वज़ीर आला कौन है? आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप किस देश में रहते हैं, आपका राष्ट्रपति कौन है, उसकी जीवनी क्या है, उसकी स्वाने हैत क्या है, प्रधानमंत्री जी अच्छा किस तरीके से अगर ये उतने पुराने टाइम से चला आ रहा है तो फिर इसमें न्यूनेस क्या है और इसका जिक्र करने की आपको क्या जरूरत पड़ती साहब? ये तो पढ़ाया जा रहा है, ये तो सामान्य ज्ञान है ना सर। कोई जिक्र नहीं किया ये तो इसको सिलेबस में क्यों ऐड किया? तो ये तो जिक्र किया नहीं गया है, ये तो आपकी जो उपज है, ये तो नहीं, ये तो सिलेबस में कहाँ है? ये तो नॉर्मल बात हो रही है, नॉर्मल बात में हम आपको बता रहे हैं, और इसका इतना प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? जीतू पटवारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी डिबेट की बात कर रहे हैं, कौन से मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? वो मध्य प्रदेश की बात जहाँ पे सभी धर्म, सभी जातियों और सभी लोगों के लिए एक योजना बनती है, वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप। उस पर क्या डिबेट करना चाहेंगे आप? हम उस प्रधानमंत्री पे डिबेट करना चाहेंगे जो देश के 125 करोड़ जनता की बात करता है? आपने तो पूरे भारत को कई हिस्सों में तोड़ के रख दिया, आपने धर्म और जाति के नाम से पूरे भारत को बांट के रख दिया। आप हमसे डिबेट की बात करेंगे, आप हमसे सुधार की बात करेंगे? हाँ, एक सेकंड साहब, आपने मेरा जवाब, एक सेकंड नाइश हसन में आती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। सैयद साहब, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, इन दोनों के ऊपर कोई अलग से चैप्टर नहीं है ना आपके सिलेबस में? दो लाइनें हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है और देश का प्रधानमंत्री कौन है, बस यही बात है ना? ये है, और इनके जो भी है, जो भी क्या मतलब हाँ, यही है प्रधानमंत्री जी की जो है जीवनी है, और इसमें शिवराज सिंह जी की कहाँ पैदा हुए, कैसे कैसे शिक्षा हासिल की, कैसे कैसे किस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे, कैसे कैसे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी का क्या क्या जन्म स्थली है, कहाँ से पहुंचे, किस तरीके से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। मेरे स्कूल ये बताना क्या गलत है क्या देश के लोगों को, भारत के नागरिकों को? क्या बताया जाता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, जिस राज्य में मैं पढ़ रही हूँ उसका सीएम कौन है, वो कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ क्लैरिटी के साथ कि प्रोपेगेंडा क्यों, देशभक्ति को आप पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? कोई पॉलिटिक्स से एजुकेशन को कहीं भी पॉलिटिक्स से जोड़ा नहीं जा रहा है। ये जो है ये खाली नैरो माइंडेड जो लोग हैं वो इस तरीके से हमारी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज को, हमारे लोगों की प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज को रोकना चाहते हैं। सर, और हमारे एक्टिविटीज और पॉलिटिक्स इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, जीतू पटवारी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम होगी अगर सीएम और पीएम की बात हो रही है या जिक्र हो रहा है उसमें? रुबीना, किसको प्रॉब्लम है? हमने तो स्वागत किया है। ये भाईजान अभी कह रहे थे कि हमसे क्या डिबेट करोगे आप, हमसे क्या डिबेट करोगे आप। हाँ, मैं आपसे डिबेट नहीं कर सकता, मुझे पता है कि आपका पूरा प्रोपोगेंडा चापलूसी से भरा हुआ है और आपको कोई न कोई अच्छा पद सरकार के द्वारा चाहिए। हक है आपका, आप कर सकते हो, आपका विचार है, आपका अधिकार है, इस पे विषय बहस का नहीं है। मेरी आपत्ति ये है रुबीना कि जैसा मौलाना साहब ने कहा, संवित पात्रा ने कहा कि देशभक्ति के लिए देश का वजीर आज़म, परंपरा कांग्रेस में देश का राष्ट्रपति, सबको मिलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। इस पर डिबेट की आवश्यकता नहीं थी। डिबेट पे अगर होती तो शिक्षा पे होती, डिबेट होती तो रोजगार पे होती, डिबेट होती कांग्रेस को कोसा जाता तो और बातों पे कोसा जाता। ये डिबेट की मदरसों में राष्ट्रभक्ति क्यों नहीं है? ये क्या नेगेटिविटी है रुबीना? ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस देश को एकता और अखंडता में बढ़ा सबसे बड़ा हकदार अगर फिर कोई है तो वो आप और आपकी पार्टी है। अगर आपको वाकई बदलाव करना था, सच्चर कमेटी के जितने भी सुझाव हैं उनको मानने थे, तो आपके पास तो 70 साल थे सर। वो सारी नेगेटिविटी दूर कर देते आप, तो उस पर बहस ही नहीं होती। अगर चीजें आपको बदलनी थी तो आप बदल देते, उस पर कोई परेशानी नहीं होती। अब आप सत्ता से बाहर हैं, आपको मुसलमानों का दर्द याद आ रहा है, अब आपको पता लग रहा है कि मुसलमान जो है परेशान है। अरे सर, जब पावर था आपके पास, जब रिसोर्सेस थे, तब कर देते बदलाव, क्यों नहीं किया आपने?